तो देखिए भाई, कक्षा 11वीं के लिए भी ये दूसरा वीडियो है भौतिकी के लिए। और इसमें हम आज दो चीज़ों का अध्ययन करना है अपन को। पहला करना है अपन को बल का आवेग, और दूसरा करना है संवेग संरक्षण का नियम, और उसकी द्विकर्ण निकाय के लिए गणितीय व्याख्या करना है कि अगर कोई बल न लगाया जाए दो कणों पर तो दोनों कणों का संवेग सदैव संरक्षित रहता है, यानी संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात दोनों का संवेग नियत रहता है। ये हमें सिद्ध भी करना है। सबसे पहले हम लेंगे आज बल का आवेग। अब वैसे तो देखा जाए अगर तो पहले कायदे से वेग पढ़ते, बल भी अच्छे तरीके से पढ़ते, लेकिन समस्या ये है कि हमारा सिलेबस नहीं बोल रहा है ऐसा। हमें सीधे बल का आवेग पढ़ना है, तो हम सीधे पढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले ये आवेग जो शब्द है ये वेग से अलग है। वेग तो सीधा सीधा होता है, इकाई समय में चली गई दूरी को, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ दूरी उरी नहीं चल रहा है। अपन को देखना यह है कि आवेग क्या होता है। बल तो जानते हैं, पहले से ही कल बताया था हमने, पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बल के साथ उसका आवेग क्या होता है। कभी हथौड़े से दीवार पर कील ठोकी होगी, ऐसे कील पकड़ते हैं और ऐसे हथौड़ा चलाते हैं, बंदूक से गोली दागते हैं, यानी ऐसी घटनाएं या वे परिस्थितियां जिनमें बल अधिक परिमाण का होता है लेकिन लगता अल्प समय के लिए है। बल का परिमाण ज्यादा होता है पर समय बहुत कम होता है। जैसे हमने ये कील पकड़ी और ये हथौड़ा उठाया और चलाया, और जैसे ही इस पर पड़ेगा तो एक ठोकर लगी इस पर, एक ही बार प्रहार हुआ और कील आपकी उसके अंदर दीवार के अंदर चली जाती है। तो बल का परिमाण अधिक हो, ठीक है ना, परिमाण अधिक होने पर और अल्प समय अंतराल के लिए लगा गया हो तो ऐसी स्थिति में बल का आवेग हम समझ पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में बल के न तो समय अंतराल का अर्थ होता है और ना ही बल के परिमाण का अर्थ ये होता है कि बल का प्रभाव कितना है। उसी हथौड़े से आप कील ठोके और उसी हथौड़े से एक दूसरा व्यक्ति कील ठोके, उतने ही दूरी तक हथौड़ा आप ले जाएं, उतने ही दूरी तक दूसरा व्यक्ति ले जाए, लेकिन उसमें अंतर आ जाएगा। बल का प्रभाव क्या है, यानी बल के प्रभाव को ही बल का आवेग कहते हैं, और इसका मान बल का आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। अगर हमने F परिमाण का बल डेल्टा T समय अंतराल के लिए लगाया तो बल का आवेग हम J से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा J बराबर F गुणे डेल्टा T। F परिमाण का बल डेल्टा T समय अंतराल तक के लिए लगाया जाए तो बल का आवेग आपका J बराबर F इंटू T हो जाएगा। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो बल का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन इंटू सेकंड। इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं। विमीय सूत्र कभी याद नहीं करना है, देखो, ठीक है ना। विमीय सूत्र अपने आप निकलता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है बल बराबर। और समय तो समय है, ये कोई बात नहीं। द्रव्यमान m लिख देंगे। अभी त्वरण जो है मूल राशि नहीं बन पाई, इसको मूल राशि बनाएंगे पहले। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय गुणे समय है ही, समय से समय कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा m गुणे वेग बचा। अब वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब सारी राशियां हमारी मूल बन गई। m, दूरी को l, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दूरियां हैं तो l से प्रदर्शित करते हैं, और समय हो गया t।
ठीक है, इस टी को ऊपर ले जाएंगे, एम एल टी की घात -1, ये आ गया बल के आवेग का विमेय सूत्र। तो बल का आवेग क्या, तो भाई हमारा दूसरा टॉपिक जो आज का है आवेग, बल का आवेग हमने लिया अभी, इसके बाद हम ले रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी कण का रैखिक संवेग सदैव नियत रहता है, बस इतना है। संवेग सदैव नियत रहता है। किसी कण निकाय का रैखिक संवेग सदैव नियत रहता है, इतना सा नियम है। अब हमें इसमें जो सिद्ध करने की बात आएगी, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में कणों का रैखिक संवेग सदैव नियत रहता है या संरक्षित रहता है या स्थिर रहता है, नहीं बदलता है, ये हमें अब सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु हमारी ए है और दूसरी वस्तु हमारी बी है। ठीक है, ये वस्तु हमारी ए हो गई, ये वस्तु हमारी बी हो गई। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग u1 है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है। लेकिन ध्यान रहे u1 इज ग्रेटर देन u2। इसके प्रारंभिक वेग का मान वस्तु B के प्रारंभिक वेग के मान से अधिक है, क्योंकि अगर वेग समान हो जाएगा तो फिर ये वस्तु इससे नहीं टकराएगी, दोनों चलती रहेंगी, बस टकराएंगी नहीं, इनको संघट्ट कराना है। ये स्थिति क्या है, संघट्ट के पूर्व, संघट्ट मान होता है टक्कर, ठीक है ना, संघट्ट के पूर्व, और दूसरी हमारी स्थिति होगी संघट्ट के पश्चात की, यानी ये टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात। तो टक्कर के पश्चात जो है द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, कि बदलेगा, नहीं बदलेगा, द्रव्यमान तो m1 ही रहेगा, लेकिन वेग हमने लिख दिया कि v1 हो गया, और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 ही रहेगा, लेकिन वेग हमने लिख दिया कि v2 हो गया। ये संघट्ट के पश्चात की स्थिति हो गई। अब हम देखते हैं, माना m1 m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं a और b हैं। वस्तु A का प्रारंभिक वेग u1, वस्तु B का प्रारंभिक वेग u2, लेकिन u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 का मान u2 से बड़ा होना चाहिए, तभी संघट्ट संभव हो पाएगा। संघट्ट के पश्चात गति करने के बाद कुछ समय अंतराल बाद, डेल्टा t समय अंतराल पश्चात वस्तु A वस्तु B से टकराई, और टकराने के बाद यानी संघट्ट के पश्चात वस्तु A का वेग हो गया v1 और वस्तु B का वेग हो गया v2, द्रव्यमान वही रहा। अब अगर हम संघट्ट के पहले इनका कुल संवेग लिखें, संघट्ट के पहले कुल संवेग आप नोट करेंगे तो नीचे करेंगे, बगल में नहीं, हम तो बगल में इसलिए कहते हैं ताकि दिखे। संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, कुल संवेग कितना होगा भाई, इसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल प्लस इसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी m1 u1। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान गुणे वेग हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, संघट्ट के पश्चात कुल संवेग नीचे आएगा सर, कुल संवेग कितना आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये बाद में दोनों बराबर आ जाएंगे, अभी बराबर है कि नहीं पता नहीं चल रहा अभी, लेकिन बाद में ये बराबर आएंगे, हम देखेंगे अभी ये बाद में कैसे बराबर आते हैं। अब अपन ने गति का तृतीय नियम पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
जब वस्तु ए वस्तु बी से टकराएगी, यानी इस पर बल लगाएगी, तो जितना बल वस्तु ए द्वारा वस्तु बी पर लगाया जाएगा ठीक विपरीत दिशा में, उतना ही बल वस्तु बी के द्वारा वस्तु ए पर लगाया जाएगा। गति के तृतीय नियम से हमने देखा था, कल हमने पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लगाया गया बल जितना होता है विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है। तो हम वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, वस्तु बी द्वारा ए पर लगाया गया बल, ये हम पहले ज्ञात करेंगे और फिर बल का आवेग उसका बराबर करेंगे, बाद में फिर मान रखेंगे, फिर इसके बाद आपका ये आएगा। चित्र तो मिट गया है, अब ऊपर के चित्र से ही आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, ठीक है। और अब अपन लिखते हैं गति के तृतीय नियम से ठीक है, F1 बराबर F2, लेकिन F2 में माइनस लगाना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। F1 बराबर F2 तो हो गया, लेकिन माइनस रहेगा। अगर इसमें सामने डेल्टा का टी का गुणा कर दें, टी समय पश्चात क्योंकि टक्कर हुई थी, तो ये आगे हो जाएंगे दोनों। हमने दोनों पक्षों में डेल्टा टी का गुणा कर दिया, तो ये संघट्ट के पहले का आवेग, ये संघट्ट के पश्चात का आवेग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वस्तु बी का संवेग परिवर्तन निकालेंगे और वस्तु ए का संवेग परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है। तो वस्तु ए का संवेग परिवर्तन वस्तु बी का निकालें पहले, वस्तु बी का संवेग परिवर्तन। अब चित्र देखेंगे, चित्र बना हुआ था, ये संघट्ट के पूर्व है और ये संघट्ट के बाद फिर से हमने बना दिया ताकि वो चीज रह न जाए। हमने कहा वस्तु बी का संवेग परिवर्तन यानी m2v2 माइनस m2u2, केवल बी से मतलब है, इसे मतलब नहीं है। संघट्ट के पूर्व ये संवेग था m1 m2u2, संघट्ट के बाद हो गया m2v2, तो संघट्ट के बाद के संवेग में से संघट्ट के पहले का संवेग घटाएंगे तो आ जाएगा वस्तु बी का संवेग परिवर्तन। तो कितना आ गया वस्तु बी का संवेग परिवर्तन m2v2 माइनस m2u2, m2v2 माइनस m2u2। इसी तरीके से हम वस्तु ए का संवेग परिवर्तन कितना आएगा m1v1 माइनस m1u1, m1v1 माइनस m1u, ये आ गया संवेग परिवर्तन। अब ये भी हमने लिखा था, इसको मान लेते हैं हम दो मान लें, इसको 3 और इसके पहले जो अभी आया था वो ये लिखा है, कहा है ये F1 डेल्टा टी माइनस F2 डेल्टा टी, ये लिखा है। अगर हम समीकरण तीनों का उपयोग करें, देखना जरा, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, F1 का मान अब ये कहलाएगा क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर, और ये मान ये हो जाएगा। यानी F1 और F2 के स्थान पे अपन को ये रखना है, तो F1 के स्थान पे क्या रखेंगे ये, और F2 के स्थान पे क्या रखेंगे ये। तो पहले F1 के स्थान पे ये रखते हैं, यहां रखेंगे, देखो m1v1 माइनस m1u1 बराबर F2 के स्थान पे माइनस तो बाहर है, अंदर लिखेंगे, ये लिखेंगे m2v2 माइनस m2u2, m1v1 माइनस m1u1 बराबर, माइनस का गुणा कर दें
V2 प्लस M2 U2। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, प्लस के हो जाए सब, तो M1 V1 प्लस का है ही है, इसको इधर ले आए, M2 V2 भी प्लस का हो गया, ये हमारा प्लस का है ही है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। देखिए संवेग के पूर्व, टक्कर के पूर्व कुल संवेग, टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर हो गया। यह है संघट्ट के पूर्व कुल संवेग, लिख देते हैं, संघट्ट के पूर्व कुल संवेग बराबर आ गया संघट्ट के पश्चात कुल संवेग। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में संघट्ट के पूर्व कुल संवेग संघट्ट के पश्चात कुल संवेग के बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो संवेग संरक्षण के नियम के साथ ये द्विकर्ण निकाय के लिए ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में फिर आगे